हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा जो मेन फंडा है वो है एग्जाम की तैयारी आप कैसे करें। अगर हम एग्जाम के तैयारी को ज्यादातर प्रेफरेंस करें तो सबसे पहले हम उसमें क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें क्वेश्चन दिखाई देते हैं। सबसे पहले या तो बहुविकल्पी प्रश्न और या तो एक नंबर वाले प्रश्न, अति लघु। अगर आपका पूरा चैप्टर देखा जाए उस क्वेश्चन पेपर के प्रेफरेंस पे, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं। लघु त्रि, दीर्घ और अति दीर्घ। तो हम लोगों ने पूरे सेक्शन को इन बातों में बांट दिया। ये अति दीर्घ हो गया। अब सबसे पहले आज का जो बेसिक टिप्स है, हमने आपको लिखा कि आप कभी भी करिए तो सबसे पहले मेन फोकस क्या करिए, सबसे पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन को आप याद करिए। अगर एग्जाम की तैयारी आपको करनी है तो सबसे पहले आप 5 मार्क्स को तैयार करेंगे। अगर आप बच्चों 5 मार्क्स वाले को तैयार करेंगे तो उसमें 4, 3, 2, 1 अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आते। क्वेश्चन आपके द्वारा एग्जाम में पूछे गए संबंधित प्रश्नों से ही आते। तो आप उन 5 मार्क्स वाले को सबसे पहले देखिए। अब मन में सवाल आएगा, सर 5 मार्क्स वाले में आएंगे किस टाइप के प्रश्न? तो बच्चों 5 मार्क्स वाले में सबसे पहले आने वाले हैं क्या, प्रयोगशाला विधि वाले प्रश्न। सर प्रयोगशाला विधि में कैसा क्वेश्चन बनेगा? अगर हम एक छोटी सी टॉपिक ले, जैसे आपको पी ब्लॉक वाले सेक्शन को दिखाया जाए, तो पी ब्लॉक वाले से सबसे ज्यादा प्रयोगशाला विधि वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्रयोगशाला के साथ साथ चित्र, गुणधर्म और उपयोगों पे ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करें पी ब्लॉक वाले प्रश्नों की, तो सबसे पहले ही आप प्रेफरेंस करिए सल्फर। सल्फर से यौगिक बने, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बना और सल्फर डाइऑक्साइड बनी। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसका चित्र बनाइए, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को बताइए और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं उनको बताइए। इन बातों को याद करिए। इसके साथ साथ फिर रासायनिक समीकरण, अगर रासायनिक समीकरण को समझा जाए तो हमारा जो रासायनिक समीकरण है उसके 2 भाग होते हैं। एक क्या होता है जब, और एक कैसे प्राप्त करें। अगर आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक क्या होता है जब और एक कैसे प्राप्त करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है उस पे मेन फोकस किया गया है, किस पे, प्रयोगशाला विधि। आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे हम रासायनिक समीकरण की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की मेन टॉपिक है कि किन किन चैप्टरों से प्रयोगशाला विधियां आती हैं। सबसे पहले हम पी ब्लॉक को प्रेफरेंस करें। सबसे ज्यादा जो प्रयोगशाला विधि बनती है वो आपके पी ब्लॉक से बनती है। तो बच्चों हो जाइए तैयार पी ब्लॉक के क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले पे। लेकिन आज की जो मेन टॉपिक है वो क्या है, पी ब्लॉक। अगर हम अपने इस टॉपिक को ध्यान में रखें तो हमसे कहा गया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड्स। देखिए जैसा कि बोर्ड पे हम लिख रखे हैं, आप कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी निकालकर बस वहीं से कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 ऑक्सीकारक एवं 2 अपचायक गुण लिखिए। केवल समीकरण दीजिए
और सल्फर डाइऑक्साइड की निर्माण विधि बताइए। तो जैसा निर्माण विधि की बात करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे ये आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम निर्माण विधि की बात करेंगे तो हम सबसे पहला काम प्रयोगशाला विधि को ही लेंगे। तो क्या कहा गया कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु की छिलन मतलब कॉपर के टुकड़े को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनाई जाती है। जैसे कि कॉपर को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो कॉपर सल्फेट जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। गैस निकलेगा तो उसके ऊपर ऐसे तीर का निशान लगा सकते हो। जैसा कि गुणधर्म की बात करें, आक्सीकारक गुण इसका होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अनेक क्रियाओं में आक्सीकारक का कार्य करते हैं। जैसे H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण, देखिए यहां H2S था और यहां क्या हो गया, सॉरी यहां H2S था, यहां सल्फर हो गया, तो यहां इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। वैसे ही आयरन का फेरस में ऑक्सीकरण, फेरस ऑक्साइड में हम लोग याद किए ना, ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए बेटा इसको कॉपी करिए। हो गया बच्चों। ऑक्सीकारक गुण आपने देखा, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि देखा, इसको याद कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीकारक गुण के बाद अपचायक गुणधर्म को देखिए। इसके अपचायक गुण क्या होते? अगर हम अपचायक गुणधर्म को देखें तो हमने क्या पाया कि सल्फर डाइऑक्साइड अनेक क्रियाओं में अपचायक का भी कार्य करता है। जैसे देखिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका अपचयन हो जा रहा है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से K2SO4 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपको याद होगा रेडॉक्स अभिक्रियाओं में दो प्रकार की क्रियाएं थी, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। तो सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक का भी कार्य करता है और अपचयन का भी कार्य करता है। उसी प्रकार क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपचयन देख लीजिए। हम लोगों ने याद किया था एक छोटा सा फंडा, क्या कि जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। यहां लिख दे। चलिए जब बात होती है बच्चा रेडॉक्स अभिक्रियाओं में तो दो चीजें आपसे पूछी जाती है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। सवाल होता है पहचानेंगे कैसे, तो एक छोटा सा फंडा आपको बता रहे हैं। पहचान के लिए ऑक्सीडेशन में बच्चा ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। बस इसको दिमाग में मेन फोकस कर लीजिए, 100% आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि इसका उपयोग बताइए।
तो सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो 8400 इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो, फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो, ठीक है। जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, IIT JEE या नीट की तैयारी करो, या फिर आप CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। कारक के रूप में देखते हैं, अब चायक के रूप में देखते हैं। अभी देखा हम लोगों ने कि कैसे वो दोनों का भांति कार्य किया। इसके साथ साथ कीटाणु और रोगाणु नाशक के रूप में, जैसे जीवाणु, विषाणु किसी भी पोषक पदार्थों में उपस्थित होते हैं तो उनमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके उनको नष्ट कर सकते हैं। और चीनी उद्योग में जो चीनी वगैरह साफ करते, तो मेरे बच्चे जानते हैं कि गन्ने के रस से ज्यादातर वो होता है, तो उसको साफ करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कोई समस्या है? क्लियर? आगे चला जाए। बहुत ध्यान से मन लगा के आप समझिए इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम आराम से स्लोली आगे बढ़ते हैं, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। इसके बाद सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? अमोनिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अमोनिया। तो बच्चों हो जाओ तैयार। देखिए क्वेश्चन सबसे पहला पूछा है, अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट पर क्रिया से क्या होता है उसका भी रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए 2016-2018 में पूछा गया है। उससे पहले अगर हम बात करें इसकी प्रयोगशाला विधि, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जो लोग नोट किए हैं बस उसको रीड कर लीजिए, और छोटी छोटी बातों को आप हमेशा याद रखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करके जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस, अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर के नाम से जानते हैं, ये इसे एक नाम से और जानते हैं हम लोग, नौसादर, पर किसकी? बुझा हुआ चुना, जिसे स्लेट लाइम कहते हैं, ये के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो जब अमोनियम क्लोराइड की बुझा चुना से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट, जल और अमोनिया गैस प्राप्त होगी। गैस है तो ऊपर तीर का निशान, कॉपी कर लीजिए। बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के करेंगे तो 100% आप एग्जाम में निश्चित सफलता के हकदार होंगे। अगर आप अपना माइंड नहीं लगाएंगे, अच्छे से याद नहीं करेंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। ओके, बात समझ आई? तो नौसादर की क्रिया बुझा चुना से कराने पर लवण, जल और अमोनिया गैस प्राप्त होती है। बताइए, समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आ रहे हैं समझ में? अच्छी बात, थोड़ा सा और आगे चलिए। अब क्या क्या चीजें आपको चाहिए? देखिए,
सबसे पहले अमोनिया गैस बनाने में प्रयुक्त उपकरण चित्र में प्रदर्शित करते हैं। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड का थोड़ा सा मिश्रण, कितना, लगभग 1.5 भाग, 1.5, और बुझा हुआ चूना का 1 भाग ले और उसको लेकर हम प्रदर्शित करेंगे बिल्कुल ऐसे। देखिए, फिर फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करिए। अमोनिया गैस को जलवाष्प निकलती है। यह गैस मिश्रण जब बिना बुझे चूने से भरी हुई नली में प्रवाहित होती है तो बुझा हुआ चूना जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकलती है। शुष्क अमोनिया गैस को वायु का अधोमुखी विस्थापन कराकर एक जार में एकत्रित कर लेते हैं। अब इस चित्र को समझिए। ठीक, ये आपके अमोनिया गैस की निर्माण विधि है। फास्ट बेटा फास्ट, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। ध्यान से इस चित्र को देखिए और जल्दी जल्दी कॉपी करिए। देखिए, आपसे क्या कहा गया, आपसे साफ साफ कहा गया कि इस गोल पेंदी के फ्लास्क में लगभग 1.5 भाग आपको अमोनियम क्लोराइड लेना है और लगभग 1 भाग आयतन बुझा हुआ चूना लेना है। यह आपका गोलपेंदी का फ्लास्क है जिसको स्टैंड से कस दिया, यहां लोहे की जाली लगा दिया, नीचे बर्नर लगा दिया जिसकी सहायता से इसको गर्म कर सके, एक छिद्र वाला कार्क और यह निकास नली। इसे कहते हैं बेटा लाइम टावर, जिसमें मुख्यतः कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना भरी है। जब हम गर्म करेंगे तो जलवाष्प के रूप में अमोनिया गैस निकलेगी, उसको सुखाने के लिए इस लाइम टावर में से गुजारते हैं और जब लाइम टावर से निकालते हैं तो उसके जल अवशोषित हो जाते हैं और सिर्फ शुष्क अमोनिया गैस निकलती है। शुष्क अमोनिया गैस इतनी हल्की होती है कि ऊपर की ओर जाती है, इसीलिए यहां गैस जार को उल्टा करके रखा जाता है जिससे अमोनिया गैस उसमें भर जाए। चित्र बना लीजिए। अगर चित्र में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, वरना क्लियर है तो आप एक लाइन में कहिए यस सर क्लियर है। हो गया बच्चों, आगे चले। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया। तो आपसे कहा गया कि जब कॉपर सल्फेट की क्रिया हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हम क्या पाते हैं। देखिए क्या पाते हैं भाई, कॉपर सल्फेट के जली विलयन में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन धीरे धीरे प्रवाहित करके डालते हैं तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का हरा नीला अवक्षेप बनता है। किसका? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, इसका। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अधिक में घुल जाता है और गहरे नीले रंग का कॉपर अमोनिया संकर लवण प्राप्त होता है। ये टाइप का संकर लवण है। यहां 3 है, यहां 4 है, ठीक है।
आप देख लीजिए कि जब कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया किया तो क्या मिला, कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराए तो हमें फिर क्या मिला, कॉपर, अमोनिया, सल्फेट और जल। अब कॉपर सल्फेट की क्रिया हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो कॉपर, अमोनियम सल्फेट और जल की मात्रा प्राप्त हुई। बताइए यहां तक क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप बेटा नोट करते चलिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। फास्ट फास्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के केस में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है हैबर विधि। देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि, और इसमें ही पूछा जाता है लास-साते-लिये का महत्व। ये दोनों ही आपके 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इनको आप फटाक से याद कर लीजिए। आप देख सकते हैं 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20 लगातार क्वेश्चनों पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हैबर विधि का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, कॉपी निकाल के हो जाइए तैयार। हमसे पूछा गया हैबर विधि का सिद्धांत, तो कहा गया यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लगभग एक संबंधी 3, मतलब 1 का अनुपात जो होना चाहिए वो नाइट्रोजन, और 3 भाग, मतलब 1 भाग लिख दे रहे हैं यहां पे 3 भाग लिख दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, अमोनिया गैस, और उसके साथ साथ लगभग 23,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। तो इस प्रकार इस क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग याद करते कि ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा मुक्त करती है उन्हें ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कॉपी कर लीजिए। यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। इसलिए लास-साते-लिये नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया गैस अधिक उत्पन्न होती है। कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक उपस्थिति में अनुकूलतम तापमान लगभग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, तापमान 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, और उच्च दाब लगभग 200 वायुमंडल, जिसको हम शॉर्टकट में एटीएम कह सकते हैं। और जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं, उत्प्रेरक के रूप में आयरन और मॉलिब्डेनम लेते हैं, मतलब Fe और MO। बताइए, उसी को मॉलिब्डेनम के नाम से पुकारा जाता है। क्या ये बात मेरे बच्चों को क्लियर है? तो जल्दी से यस सर में कहिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैबर विधि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए बच्चों हो जाओ तैयार और उसको बना लो नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, उत्क्रमणी है इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के लिए अमोनिया गैस अधिक बनेगी। इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण, उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम। क्वेश्चन बनेगा कि 2 उत्प्रेरक है तो आयरन का काम लोहा का उत्प्रेरक, और मॉलिब्डेनम उसका काम उत्प्रेरक वर्धक, मतलब जो उसकी शक्ति को बढ़ा दे उसी को कहा जाता है वर्धक। तो उत्प्रेरक वर्धक का काम कौन किया, मॉलिब्डेनम। ये एक छोटा सा चित्र है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चा 100% आने वाला है।
इसलिए चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके इस चैप्टर की आन बान और शान है होते हैं चित्र। अगर आप चित्र समझ लीजिए तो 70 से 80% थ्योरी हम चित्र को देखकर कह सकते हैं। सवाल कैसे? तो देखिए, एक छोटा सा कंप्रेसर पंप रखा है जिसमें लगभग 1 भाग नाइट्रोजन गैस और बच्चों के कितना 3 भाग हाइड्रोजन गैस को हम मिला दिए। फिर ये कंप्रेशन पंप से होता हुआ आ गया तुम्हारे उस उत्प्रेरक कक्ष में जहां पे आयरन और मॉलिब्डेनम मौजूद है। निकास नली से होता हुआ ये देखिए द्रव अमोनिया के रूप में गैस जार में एकत्रित हुआ, और उसके बाद जैसे जैसे इसको संघनित मतलब जिसको ठंडा किया गया तो वो फिर सर्कुलेशन पंप से फिर शुष्क अमोनिया के रूप में बाहर निकला। यही है आपका हैबर प्रोसेस। अब बच्चों हैबर प्रोसेस बता दे रहे हैं आपके एग्जाम में 100% आते हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं, या आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, उन क्वेश्चन पेपर को आप रीड करेंगे तो 100% आपको इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार आएंगे। जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि तैयारी हम लोग करेंगे सबसे पहले हाईएस्ट क्वेश्चनों से। तो जब बड़ी बड़ी दीर्घ चीज याद करेंगे तो उसमें लघु, अति लघु, बहुविकल्पी अपने आप होता जाएगा। तो अभी हम लोग के पास 1 से 2 महीने का समय है, तो आप तैयार रहिए, तैयारी वैसे ही करिए जैसे हम बता रहे हैं। 100% आप निश्चित सफलता के भागीदार होंगे। चित्र को बना लीजिए, क्योंकि चित्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर चित्र पे लगभग 1 से 2 नंबर मार्क आपको देते हैं, ठीक है। आगे चला जाए। फास्ट फास्ट जल्दी से चित्र बनाइए बेटा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आते इसकी विधि पे। देखिए बेटा विधि क्या कह रहे हैं, हम लोग चित्र के अनुसार 1 भाग क्या लिए थे, नाइट्रोजन गैस, और लगभग 3 भाग हाइड्रोजन, मतलब एक अनुपात हो गया 1:3 का, जिसमें वायुमंडलीय प्रेशर रखा गया 200 और लोहे के बारीक चूड़ किसका काम किए, उत्प्रेरक का, जिसमें मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है। 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, देख लीजिए, जिसमें लगभग 10 से 15% अमोनिया बनती है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि हैबर विधि में प्रथम प्रयोग से लगभग कितने प्रतिशत अमोनिया गैस बनती है बच्चों, तो लगभग कितना, देख लीजिए 10 से 15%। आप क्या करिए, जैसे अंडरलाइन के वैसे ही आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं, शेष गैसों को फिर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोजन के द्वारा अमोनिया लगातार उत्पादन करते हैं, और फिर उन अमोनिया गैसों को हम एकत्रित कर लेते हैं। बताइए बच्चों, क्या यह विधि दिमाग में बैठी? 4 चीजें दिमाग में बैठाइए। सबसे पहला प्रयोगशाला विधि, फिर चित्र, फिर उनकी विधियां, गुणधर्म, और लास्ट में उपयोग। आखिर हम उनका उपयोग क्यों करते हैं? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे अमोनिया के बाद नाइट्रिक अम्ल की। अब याद करेंगे नाइट्रिक अम्ल की निर्माण की कई सारी विधियां हैं, ओस्टवाल्ड विधि, बकलैंड विधि, बहुत सारी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी बकलैंड आइड विधि द्वारा। यह है तो पुराना, लेकिन इस समय बहुत
क्वेश्चनों में पूछा गया है, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं 18 19 दोनों में यह पूछा गया है, जिसे हम आर्कलैंड विधि के नाम से भी जानते हैं, निर्माण की नाइट्रिक अम्ल की विधि। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए हमें दोनों नाम से पूछ सकता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होने वाले। या तो बकलैंड और आइड की विधि या तो आर्क विधि, दोनों एक है। तो चलिए बच्चे हेडिंग बना लीजिए आप लोग। क्या कहा गया कि इस विधि में विद्युत आर्क भट्ठी या चूल्हा, उसमें अधिक उच्च ताप पर वायु की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग से निर्माण होता है क्या? नाइट्रिक अम्ल। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NO, और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इस विधि में विद्युत आर्क भट्ठी में अति उच्च ताप पर वायु की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सीधे संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। N2 प्लस O2 क्या बना? 2NO। अब ये -43.2 मतलब 43.2 किलो कैलोरी एनर्जी बनने का एक छोटा सा मतलब है, यहां पे जो ऊष्मा है वह अवशोषित हुई। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा लेती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हमें क्या मिला? नाइट्रिक ऑक्साइड्स। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत करने पर ही क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NO2। क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बताइए बेटा, क्लियर? और कोई है जिसको डाउट है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। और कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। फिर क्या कहा गया? अब हम लोग के पास मिल गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया हम करा दिए जल के साथ, देखिए बेटा, तो हमें क्या मिला? नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। और HNO2 नाइट्रस, फिर अपघटित करने पर मिल गया। इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती, जैसा कि आपको हम पहले ही बता रहे थे। माइनस होने का मतलब ऊष्मा लेती है, प्लस होने का मतलब ऊष्मा देती है। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा लेती है ऊष्मा शोषी, वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा देती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। परंतु आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः लाशातेलिए के अनुसार उच्च ताप और अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगी? बनेगी। अब जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्कलैंड और आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन करने में जो संयंत्र यूज होते हैं उसको चित्र के द्वारा बनाइए। देखिए यही पूछा जाता है
कि जो प्रयुक्त होते हैं उसको चित्र के द्वारा आपको क्या करना है, बनाना है। तो ये एक छोटा सा चित्र है। अब इस चित्र को देखिए और समझिए क्या है। सबसे पहले हम ब्लोअर के द्वारा वायु को खींचकर विद्युत आर्क विधि भेजेंगे, जहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड होगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड लगभग इतना प्रतिशत प्राप्त होगा। उसके बाद उसको ठंडा करके बॉयलर में भेजेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर अवशोषण टावर में उसको सुखाएंगे जल के द्वारा, तो अवशिष्ट गैस से बाहर निकल जाएंगी और क्वार्टज माइका जो होता है उससे प्रवाहित करके द्रवित अमोनियम नाइट्रिक अम्ल को हम प्राप्त कर लेते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए बच्चा। कोई डाउट है तो बताइए। यह बर्कलैंड आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण है। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। चलिए, कह रहे हैं इस विधि में कार्बन डाइऑक्साइड और धूल के कणों से रहित शुष्क वायु एक विद्युत आर्क भट्ठी में प्रवाहित की जाती है। इस विद्युत भट्ठी में जल स्थित कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में जब विद्युत आर्क होती है तब वृत्ताकार डिस्क के रूप में फैला देते हैं, जिसका ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी से आर्क निकलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसे शीतलता से हम ग्रहण करके बॉयलर में, देखिए ध्यान से, भट्टी से निकलने वाली गैसों को शीघ्रता से 1000 डिग्री पर गर्म करते हैं, तो फिर गैसी मिश्रण में लगभग 1% नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त कर लिया बच्चा। अब बॉयलर में गैसों की जो उष्मा लेकर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर नाइट्रस ऑक्साइड हमें मिल गया। अब इन्हीं नाइट्रस ऑक्साइड की क्रिया से हमें क्या मिलता है, द्रवित नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है। देख लीजिए, गैसीय मिश्रण में क्वार्टज से भरे 65 से 80 फीट ऊंचे और 18 फीट व्यास ग्रेनाइट से भरे अवशोषण कक्ष को भेज दिया जाता है, जिससे मिलता है क्या, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है समझ। उसके बाद कह रहे टिन की सांद्र HNO3 से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल को तोड़ेंगे तो हम क्या पाए, उष्मा का प्रभाव। देख लीजिए, तो जैसे ही उसको गर्म किए वह जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया, और जब इसकी टिन के साथ क्रिया किए तो क्या बना, मेटास्टेनिक अम्ल। याद कर लीजिए H2SnO3। क्वेश्चन बनता है, हो गया बच्चा। और कोई,
बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। फास्ट फास्ट। चलिए आगे हम किए आयोडीन की सांद्र HNO3 से किया। तो जब आयोडीन की सांद्र HNO3 से क्रिया कराए तो क्या मिला? आयोडिक अम्ल HiO3NO2 और H2O। चलिए अब ये छोटा सा एक होमवर्क है, इसको आप करिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्या है? HNO3 के निर्माण के लिए आप ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग करिए। बताइए बच्चा, ओस्टवाल्ड विधि का क्या प्रयोग है? इसके ऊपर दो समीकरण देखा, एक टिन के साथ क्रिया और एक आयोडीन के साथ क्रिया। तो जब टिन के साथ क्रिया कराया तो मेटास्टेनिक अम्ल बना जिसका फॉर्मूला H2SNO3 था, 4NO2 और H2O था। उसी तरह अगर हम आयोडीन के साथ क्रिया कराए तो आयोडिक अम्ल मिला HiO3, 10NO2 और H2O। और एक छोटा सा होमवर्क है, ओस्टवाल्ड विधि की निर्माण विधि बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मन लगाकर अच्छे से कॉपी में बनाकर लिखिए। 100% आप निश्चित सफलता के भागीदार होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।